नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। प्रश्न दिया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बेटा वो भारतीय रिजर्व बैंक है। इस भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। इस आरबीआई को कई नामों से जानते हैं। आरबीआई है, इसको भारत का केंद्रीय बैंक कह दो। इसी को बैंकों का बैंक कह दो। इसी को सरकार का बैंक कह दो। इसी को महाजनों का महाजन कह दो। इसी को अंतिम ऋणदाता कह दो। और इसी को मौद्रिक अधिकारी कह दो, मॉनेटरी ऑफिसर, मौद्रिक अधिकारी। ये सारे नाम हैं वो आरबीआई के हैं। अब हमारे से प्रश्न पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक होता है। नेक्स्ट आप देखें, प्रश्न संख्या 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बेटा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई से संबंधित अगर आयोग पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी, तब तो हिल्टन आयोग। आरबीआई की स्थापना से संबंधित एक्ट पूछे तो एक्ट कौन सा था, 1934। और अगर स्थापना का वर्ष पूछता है तो स्थापना का वर्ष है वो है 1 अप्रैल 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ वो कौन सा हुआ बेटा, सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया। बेटा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आप देखें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है, किसी भी संस्था का प्रबंध और संचालन सरकार के द्वारा अपने हाथ में ले लेना, इसको क्या कहा जाता है, इसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। किसी भी संस्था का प्रबंधन और संचालन सरकार के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को बेटा जी राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय बेटा मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय वो मुंबई में। ध्यान रखना, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, उस समय तो आरबीआई का कार्यालय रखा गया था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में रखा गया था। और बाद में इसको 1937 में कलकत्ता से कहाँ स्थापित कर दिया गया, बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और आप देखेंगे तो वर्तमान समय में आरबीआई का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, या कह दीजिए बंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। यानी सबसे पहले गवर्नर है, आरबीआई की जब स्थापना हुई उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ,
ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर है वो सर सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पढ़ने लिया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिन्होंने रघुराम गोविंद राजन का स्थान लिया है। शक्तिकांत दास हैं, इनकी जो नियुक्ति है 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। और आपको पता है आरबीआई का गवर्नर है वो 3 सालों के लिए नियुक्त होता है, यानी इनका कालखंड है वो 12 दिसंबर 2021 को क्या हो गया था? पूरा हो गया था। इनको फिर से 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। पहले 3 वर्षों का कालखंड पूरा हो गया और फिर से 3 वर्षों के लिए 2021 को इनका पूरा हो गया था और इनको फिर से 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अब ये 2024 तक, दिसंबर 2024 तक आरबीआई के क्या रहेंगे? गवर्नर रहेंगे। तो बेटा जी कौन है? शक्तिकांत दास हैं, वो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 7, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो मैं पिछले प्रश्न की व्याख्या में ही बता चुका हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 3 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, भारत में विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में विदेशी विनिमय कोष है या विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका रखवाला कह दो, इसकी व्यवस्था करने वाला है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। और मैंने आपको बता रखा है कि विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत होती है आयातों की सरलता के लिए। आयातों की सरलता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? आरबीआई की होती है। तो यह बेटा जी सही उत्तर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारत की मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखना, मौद्रिक नीति किसकी होती है? मौद्रिक नीति आरबीआई की होती है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको मौद्रिक नीति कहा जाता है। और मौद्रिक नीति किसकी होती है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई की होती है। और आपको पता है 1 अप्रैल 2014 से आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह के अंतराल में करने लगा है। तो देखिए उत्तर इसका भी हो चुका है। फिर है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी 4 काम दे रखे हैं और इनमें से कौन सा काम है वो आरबीआई का नहीं है? तो मौद्रिक नीति जारी करना आरबीआई का काम होता है, नोटों का निर्गमन करना ये भी आरबीआई का काम होता है, बैंकिंग नीति जारी करना ये भी आरबीआई का काम होता है, जनता की जमाएं स्वीकार करना, बेटा जनता की जमाएं स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है, ये काम तो बैंकों का होता है। आपको पता है आरबीआई का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आरबीआई का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जन सामान्य के लिए जो काम बैंक करते हैं, बैंकों के लिए वही काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जनता के लिए जो काम बैंक करते हैं, बैंकों के लिए वो काम आरबीआई करता है। आरबीआई जनता के जमाओं को स्वीकार नहीं करता, आरबीआई बैंकों की जमाओं को स्वीकार करता है। आरबीआई सरकारों की जमाओं को स्वीकार करता है। जनता के साथ आरबीआई का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक का स्थानीय कार्यालय नहीं है? तो बेटा आपको पता है आरबीआई की जो स्थानीय कार्यालय हैं वो 4 हैं और चारों महानगरों में हैं।
एक तो बंबई में है, दूसरा कलकत्ता में है, तीसरा नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, और चौथा मद्रास में है, चौथा मद्रास में है। मद्रास कह दो, चेन्नई कह दो। तो 4 इसके स्थानीय कार्यालय हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थानीय कार्यालय नहीं, तो मुंबई में तो स्थानीय कार्यालय है, कलकत्ता में भी है, नई दिल्ली में भी है, जयपुर में इसका स्थानीय कार्यालय नहीं है। तो फिर विद्यार्थी के दिमाग में बात आएगी, बोले साहब रामबाग सर्किल पे वो क्या है, सुबोध कॉलेज के बगल में रामबाग सर्किल पे है, वो क्या है? ये बेटा क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन सा है? क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय हर राज्य में रखने का प्रावधान है। तो क्षेत्रीय कार्यालय है, स्थानीय कार्यालय केवल 4 ही हैं, और चारों महानगरों में हैं, बम्बई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, और चेन्नई कह दो या मद्रास कह दो, इसमें है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, भारत में नोट निर्गमन की किस प्रणाली को अपनाया गया है? भारत में नोट निर्गमन की जो वर्तमान समय में प्रणाली है वो न्यूनतम कोष प्रणाली है, और ये न्यूनतम कोष प्रणाली ये 200 करोड़ की है। कितने की है? 200 करोड़ की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का तो स्वर्ण होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। तो बेटा प्रश्न ये पूछा है कि वर्तमान समय में भारत में नोट निर्गमन की किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है, और ये न्यूनतम कोष कितना है? 200 करोड़ है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, भारतीय रिजर्व बैंक के पास नोट निर्गमन के लिए कम से कम कितना स्वर्ण कोष होना चाहिए? केवल स्वर्ण कोष पूछा है, तो 115 करोड़ रुपए मूल्य का क्या होना चाहिए? स्वर्ण। बेटा जी टोटल न्यूनतम कोष कितना है? 200 करोड़ होना चाहिए। इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। 115 करोड़ का तो क्या होना चाहिए? स्वर्ण, और 85 करोड़ हैं इसकी होनी चाहिए विदेशी प्रतिभूतियां। तो देखिएगा यहां केवल स्वर्ण कोष है, तो स्वर्ण कोष कितना हो गया? 115 करोड़ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बेटा भारत में 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं। वित्त सचिव भारत सरकार। ध्यान रखना बेटा 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 ये सारे नोट हैं, ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई इनको जारी करता है, इसलिए इन पे हस्ताक्षर पूछे तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पर 1 रुपए का नोट और सभी मूल्य के सिक्के ये जारी करता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, और इसीलिए 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं वो भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव भारत सरकार के इस पे हस्ताक्षर होते हैं। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 15, जिन राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है उनमें इसकी प्रतिनिधि संस्था के रूप में कौन सा बैंक काम करता है? यानी देखो प्रावधान तो ये है कि हर राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय होगा, पर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, जिनमें आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो जिन राज्यों में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहां आरबीआई की प्रतिनिधि संस्था के रूप में भारतीय स्टेट बैंक है उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो उत्तर आएगा भारतीय स्टेट बैंक। ये बैंक काम करेगा, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है भारत में साख नियंत्रण का कार्य किस बैंक के द्वारा किया जाता है? देखिए यहां उलझा लेता आपको पेपर सेटर। एक तो होता बेटा साख सर्जन और एक होता साख नियंत्रण। साख सर्जन का काम है ये तो कॉमर्शियल बैंकों का होता है, व्यापारिक बैंकों का होता है, पर साख नियंत्रण का काम पूछे तो साख नियंत्रण का काम है ये भारतीय रिजर्व बैंक का होता है।
तो देखिए साख नियंत्रण का काम है, तो साख नियंत्रण का काम है वो भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक साख पर जो नियंत्रण रखता है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रखता है, मौद्रिक नीति के माध्यम से साख पर नियंत्रण वो बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अपन 17 देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका लेखा वर्ष कब से कब है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है वो बेटा जी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो लेखा वर्ष है वो आरबीआई का है। बेटा जी ध्यान रखना पहले आरबीआई का लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता था, पर अब आरबीआई का लेखा वर्ष इसको वापस बदल दिया गया है और वर्तमान समय में आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और हमारा सामान्य जो लेखा वर्ष है वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखिएगा 18। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है? देखो भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है और सभी बैंकों पे आरबीआई का नियंत्रण होता है। बैंकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई बैंकिंग नीति जारी करता है। और ध्यान रखना बैंकों पे नियंत्रण का जो एक्ट है वो है 1949 का अधिनियम, 1949 का अधिनियम। देखो दोनों चीजें ध्यान रखना, आरबीआई है, अगर इस आरबीआई की स्थापना का एक्ट पूछे, तो स्थापना का एक्ट तो है 1934। और अगर बैंकों पे नियंत्रण का एक्ट पूछे कि किस एक्ट के तहत आरबीआई है वो बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है, तो बैंकों पे नियंत्रण का एक्ट है वो है 1949 का एक्ट। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारों को कितने दिनों के लिए अग्रिम या एडवांस भी प्रदान करता है? तो बेटा वो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये सरकारों को 90 दिन के लिए अग्रिम भी एडवांस भी देता है। 90 दिन। तो देखिए अगर दिन पूछता है तो 90 दिन कहेंगे और माह पूछता है तो 3 माह। अगर प्रश्न पूछे कि आरबीआई सरकारों को कितने दिनों के लिए एडवांस देता है, दिन पूछता है तो अपन 90 दिन कहेंगे और मंथ पूछता है तो अपन 3 मंथ कहेंगे, 3 महीने कहेंगे। तो इसका उत्तर हो गया वो बी हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। सरकार का वित्तीय परामर्शदाता किसे कहा जाता है? तो सरकार का जो वित्तीय परामर्शदाता है ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार का वित्तीय परामर्शदाता कहा जाता है क्योंकि बेटा आरबीआई है, ये समय समय पर सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करने का काम भी करता है। आरबीआई समय समय पर सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करने का कार्य वो करता है, इसीलिए आरबीआई को सरकार का वित्तीय परामर्शदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, इनको अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है वो क्या रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और आरबीआई के पास जो रखा जाता है उसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई के पास जो रखा जाता है उसको सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो उत्तर आएगा नकद कोषानुपात, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। फिर है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के बिलों पर बट्टा करता है। व्यापारिक बैंकों के बिलों पर बट्टा करता है, या कह दीजिए कि वो दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दे, लॉन्ग टर्म क्या दे? लोन दे। वो दर जिस पर आरबीआई
व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बेटा जी कहा जाता है बैंक दर, BR, बैंक रेट कहा जाता है। और बैंक रेट है, इसी का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट भी होता है, बट्टे की दर भी होता है। तो बेटा जी उत्तर क्या होगा? बैंक दर होगा। तो उत्तर कौन सा हो गया इसमें? ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 23। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। देखिए आरबीआई ऋण ले रहा है, आरबीआई ऋण ले रहा है किससे? कॉमर्शियल बैंकों से। कौन सा ले रहा है? शॉर्ट टर्म, क्योंकि लेता केवल शॉर्ट टर्म ही है, देता तो दोनों है पर लेता केवल शॉर्ट टर्म ही है। तो जिस दर पर आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन लिया है उस दर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है RRR, रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है उसको मेरे बच्चों रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, RRR कहा जाता है। तो देखिए उत्तर हो गया रिवर्स रेपो रेट, उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है? ये ऐसा प्रश्न अभी बेटा जो सेकंड ग्रेड टीचर्स SST का पेपर हुआ उसमें पूछा गया है। शाख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो देखिए शाख नियंत्रण के उपाय दो प्रकार के होते हैं, शाख नियंत्रण। और शाख नियंत्रण के उपाय दो होते हैं, एक तो होते हैं मात्रात्मक उपाय और दूसरे होते हैं गुणात्मक उपाय। एक तो मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक बेटा 6 चीजें आती है, CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO। ये 6 तो किस में आती है? ये मात्रात्मक में आती है। गुणात्मक में 4 आती है। एक तो आता मार्जिन परिवर्तन, एक आता शाख की राशनिंग, शाख की राशनिंग, एक आता नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, और एक आता है इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो बैंक दर है वो भी मात्रात्मक है, BR, रेपो रेट है ये भी मात्रात्मक है, RR, नकद कोषानुपात CRR ये भी मात्रात्मक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये देखो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई मात्रात्मक में नहीं, ये किस में आती है? गुणात्मक में आती है। तो यहाँ इस प्रश्न का कार्यवाही, ये बेटा जी ध्यान रखना, ये डी इस 24वें प्रश्न का उत्तर होगा। फिर आप देखें प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है? गुणात्मक नहीं है पूछा है। तो मार्जिन है, ये गुणात्मक उपाय होता है। शाख की राशनिंग है, राशनिंग है ये, राशनिंग, शाख की राशनिंग है ये भी गुणात्मक है। नैतिक दबाव है ये भी गुणात्मक है। पर बेटा वो तरल वैधानिक कोषानुपात SLR है, ये मात्रात्मक नहीं होता, SLR गुणात्मक नहीं होता, SLR मात्रात्मक उपाय होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 26। भारत में बैंकिंग लोकपाल सेवा कब से प्रारंभ की गई है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल सेवा है 14 जून 1995 से प्रारंभ की गई है। भारत में बैंकिंग लोकपाल सेवा है वो 14 जून 1995 से प्रारंभ की गई है। और बैंकिंग लोकपाल का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग लोकपाल का उद्देश्य है बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना। बैंक के प्रति अगर बैंक के ग्राहक की कोई शिकायतें हैं तो उनका निराकरण करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना है ये गठित की गई है। बैंकिंग लोकपाल योजना 14 जून 1995 से प्रारंभ हुई है और बैंकिंग लोकपाल इसकी नियुक्ति RBI के द्वारा की जाती है। तो उत्तर कौन सा होगा बेटा? बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27।
भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने माह में करता है? तो ध्यान रखना, प्रेजेंट में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा वो 2 माह में करता है। कितने माह में? 2 माह में। और कब से कर रहा है ये? 1 अप्रैल 2014 से कर रहा है। किस समिति की सिफारिश पे कर रहा है? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे यह समीक्षा की जाने लगी है। प्रश्न संख्या 28, स्वतंत्र भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो स्वतंत्र भारत के तो सर सीडी देशमुख थे। प्रथम पूछे तो ओसबॉर्न स्मिथ है, पर यह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछा तो स्वतंत्र भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो सर सीडी देशमुख थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट आप देखें, भारत में 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बेटा 1 रुपए का नोट है तो 1 रुपए के नोट पर तो आपको पता है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़ के कोई सा भी नोट आपसे पूछ ले तो बेटा किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, 1 रुपए का जो नोट है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो बेटा किसके होते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को प्राप्त है? तो भारत में नोटों के निर्गमन का अधिकार वो केवल और केवल किसको? आरबीआई को प्राप्त है। आरबीआई के अलावा अन्य कोई सा भी बैंक हो वो नोटों का निर्गमन नहीं कर सकता है। और ध्यान रखें, भारत में आरबीआई नोट निर्गमन के लिए जिस प्रणाली को अपनाता है उसको बेटा जी जो नाम दिया गया है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। तो न्यूनतम कोष प्रणाली को भारत में नोट निर्गमन के लिए अपनाया गया है। उत्तर कौन सा होगा यहाँ? बी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? देखिए, आरबीआई है, बाजार में प्रतिभूतियां बेचता भी और खरीदता भी, जिसको ओएमओ कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और बेटा इसको कहा जा क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? तो इसको खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो कहा जाता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं शॉर्ट में कह दो OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। प्रश्न नेक्स्ट आप देखेंगे तो देखिए, अपन ने बेटा वो भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको अपन इस क्लास में सॉल्व किया है। अब बेटा अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें अपन कॉमर्शियल बैंकों के जो क्वेश्चंस हैं, व्यापारिक बैंकों के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।